सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के पार्ट नंबर 36 में आर्टिकल्स। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। एसएससी सीजीएल के थ्रू एसएससी और बैंक से एग्ज़ाम्स भी मैं देता रहता हूँ, सिलेक्शन लेता रहता हूँ। अब देखो, मैं अपने अंदाज में एसएससी और बैंक की जो ग्रामर है पूरी की पूरी आपको करवा रहा हूँ लॉजिक के साथ। मैथमेटिक्स का लॉजिक बताता हूँ कैसे ग्रामर में लगाया जाए और चीज़ों को बिना रट्टा मारे इंग्लिश में मार्क्स लिए जाएँ। फ़ायदा अगर उठाना है तो 36वें पार्ट से मत शुरू करना, सीधा जाओ चैनल के होम पेज पे पार्ट नंबर 0 मिलेगा इस प्लेलिस्ट में, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर 0 नंबर पार्ट से चलते हुए यहाँ पे आना, तभी पूरा बेनिफिट मिलेगा। चलो आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है, जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये है तुम्हारा आज का क्विज़। क्विज़ क्यों दिखा रहा हूँ मैं? अब जिस लेवल का मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ ना अभी, वो स्टूडेंट लेवल का नहीं है, टीचर लेवल का है। मतलब इसके बाद इस टॉपिक में कुछ बचेगा नहीं। तो आप एक बार अपने इस क्विज़ को देख लें, हो सकता है इसमें से कई चीज़ें आपको आती हों, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में 10 में से 1 एरर भी जो है ना आपसे छूटेगी नहीं अगर आपने फोकस से सीखा तो। लास्ट में करवाऊँगा सोल्यूशन वीडियो के एंड में। देखो, बेसिक सीख लेते हैं आर्टिकल्स के। आर्टिकल को डिटरमाइनर भी बोलते हैं, ज़्यादा इस पर ध्यान मत देना डिटरमाइनर पे, बस आर्टिकल को डिटरमाइनर बोलते हैं, इतना याद रखना। आर्टिकल जो होते हैं ना, ये नाउन्स के लिए आते हैं, नाउन से पहले नहीं आते हैं। सबसे पहले चीज़ दिमाग से निकाल दें, आर्टिकल नाउन से पहले आता है। आ जाएगा पर हमेशा नहीं आएगा। नाउन के लिए आता है, नाउन से पहले नहीं आता है। आर्टिकल्स होते हैं बेसिकली 3, पहला ए, दूसरा एन, तीसरा द। ठीक है, अब मैं इसके अंदर डेफिनेट, इंडेफिनेट, किताबी भाषाओं में नहीं जाऊँगा, प्रैक्टिकली देखते हैं ये होते क्या हैं। 3 चीज़ों जो है ना हम डिस्कस करेंगे पूरे इस जो है चैप्टर के अंदर। पहली चीज़ है आर्टिकल कब लगाना है, दूसरी चीज़ है अगर लगाना है तो कौन सा लगाना है, और तीसरी चीज़ है कब आर्टिकल को नहीं लगाना। समझ गए ना? मोटा मोटा अगर जिसको इतना पता लग गया कब लगाना है तो कौन सा लगाना है, और नहीं लगाना तो कौन सी वो जगह है जहाँ पे नहीं लगाना, इसके बाद आर्टिकल वाले चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। तो एक एक करके इन्हीं चीज़ों को देखने वाले हैं। चलो आ जाओ। रूल नंबर 1 ये कहता है कि ए और एन जो दोनों आर्टिकल है ना, इनका मतलब होता है एक, और 1 जो है ना इसका मतलब भी होता है एक। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तीनों में से अगर एक लगाना हो, एक बताना हो, तो तीनों में से किसको यूज़ करेंगे? तीनों का मतलब तो एक ही है। अब देखो ये कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। कंपलसरी यूज़ होगा अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उससे पहले ए, एन या 1 का। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आप अच्छे से जानते हैं, ऐसे नाउन्स जो अकेले होते हैं, एक लड़का, एक लड़की, एक स्टूडेंट, एक आदमी, एक औरत। समझ गए ना? अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो उससे पहले ए, एन या 1 को लगाना पड़ेगा। अब फॉर्मूला के जरिए सीखेंगे कब कौन सा लगेगा। 3 सेंटेंस आपके सामने। वी सॉ लॉयन, वी सॉ 1 लायन, वी सॉ अ लायन। क्या करना है इसमें? पहले करना है सेंटेंसेस को ब्रेक। सॉ ये हो गई आपकी वर्ब, सी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, क्या देखा? वर्ब से जो रिप्लाई कर दे वो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। हमने देखा शेर को, लॉयन बन गया तीनों में ऑब्जेक्ट। अच्छा, देखने वाला कौन है? सेंटेंस अगर एक्टिव में हो तो सेंटेंस का, एक्शन का डूअर ही सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। हमने देखा तो हम ही हैं सब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये रूल कह रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए, एन या 1 को लगाना है। लॉयन तो एक ही है, अगर एक से ज़्यादा होते तो पीछे एस लगा होता। तो ये है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो पहला सेंटेंस तो गलत है, तो मुझे पता लग गया लॉयन से पहले ए, एन या 1 तो आना ही था। अब देखो दूसरा और तीसरा सेंटेंस, हमने एक शेर को देखा, 1 लॉयन भी ठीक है और अ लॉयन भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में से हमें चूज़ करना है एक को। फॉर्मूला ये कहता है अगर आपके पास ये सारी एडवर्ब्स आ जाएं, ओनली, जस्ट, एग्जैक्टली, अबाउट, मेयरली, और एम्फसिस हो, पूरा का पूरा दबाव हो क्वांटिटी पे। हमने एक ही देखा, 2 नहीं देखे, 5 नहीं देखे, एक ही देखा। अगर ऐसा किस्सा हो तब आप 1 को यूज़ करें, अगर ऐसा किस्सा ना हो तब एक के लिए आप अ को यूज़ करें। अब देखो इस केस में ओनली, जस्ट, एग्जैक्टली, अबाउट या मेयरली आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा ना मेरे भाई, तो तुम्हारा आंसर है यहाँ पे क्या? वी सॉ अ लायन। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अगर इनमें से कोई वर्ड नहीं आ रहा, एम्फेसिस नहीं है क्वांटिटी के ऊपर, तो आपको 1 को यूज़ नहीं करना है, एक लॉयन के लिए अ लायन को यूज़ करना है। रूल बड़ा सिंपल सा है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसी रूल के, ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। लेकिन उससे पहले आज की हमारी वीडियो के स्पॉन्सर हैं टेक्स्टबुक.com। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही ज़रूरी है लास्ट मोमेंट पर उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्टबुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। यहाँ पे आपको 300 से ज़्यादा एग्जाम्स के 15,000 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सारे के सारे इन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है 299 का। 1 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे एसएससी के हर छोटे बड़े एग्जाम के और बैंकिंग के भी
सैकड़ों मॉक टेस्ट है, इंडिविजुअल मॉक टेस्ट हर एग्जाम के लिए। इसी तरीके से कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, फॉर एनी एग्जाम इन इंडिया यू विल गेट हंड्रेड्स ऑफ मॉक टेस्ट इन दिस सिंगल पैकेज। वैसे इस पैकेज की कीमत है 299 एक साल की वैलिडिटी के साथ, लेकिन आप सभी चैनल व्यूअर्स के लिए कूपन कोड है YET10। ऐप या वेबसाइट से इस पैकेज को बाय करते हुए इस कूपन कोड को यूज़ करें, 10% डिस्काउंट मिलेगा 30 रुपीज़ का फर्दर। इस पैकेज का बाइंग लिंक है कमेंट सेक्शन में। यूज़ द कूपन कोड टुडे। एक बड़ा सा थैंक यू टेक्स्टबुक.com को। अब देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अगर मैं ऐसा बोलूँ वी सॉ ओनली लॉयन, या वी सॉ ओनली वन लॉयन, या वी सॉ ओनली अ लॉयन। अब देखो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पता है सॉ वर्ब हो गई, देखा किसको, लॉयन को, तो लॉयन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब का, वी हो गया सब्जेक्ट। अब देखो इनमें से एक वर्ड आ भी गया, ओनली आ गया ना, ओनली। अगर ओनली एडवर्ब आ गई है तो देखो पहला वाला तो गलत है ही, दूसरे और तीसरे में से मैं चूज़ करूँगा वन वाले को, दूसरे को। समझ गए ना। हमने एक ही लॉयन देखा, हमने 2, 3, 4, 5, 10 लॉयन नहीं देखे, सिर्फ एक देखा। ओनली से मुझे पता लगा यहाँ पे अ नहीं वन आएगा। एक और सेंटेंस देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। वी सॉ एग्जैक्टली अ लॉयन और वी सॉ एग्जैक्टली वन लॉयन। एग्जैक्टली आ गया, इम्फोसिस भी है क्वांटिटी पे, तो क्या करोगे, अ लॉयन को चूज़ नहीं करोगे, आप चूज़ किसको करने वाले हो, वन लॉयन को, एग्जैक्टली वन लॉयन। चलिए अब करेंगे प्रैक्टिस रूल नंबर 1 की। 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, वन और ए दोनों में से आपको करना है एक चूज़। आप 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड जितना टाइम लेना चाहें वीडियो को यहाँ पॉज करें और कोशिश करें मुझे बताएं क्या आएगा। फिर मैं आपको यहीं पे करवाने वाला हूँ ताकि प्रैक्टिस हो आपकी। चलिए आराम से वीडियो को पॉज करके कर लेना। पहले दोनों सेंटेंस को ब्रेक करूँगा। ओनली वन या अ मैन केम फॉरवर्ड टू हेल्प हर। सिर्फ एक आदमी आ गया उसकी हेल्प करने, 2 नहीं आए, 5 नहीं आए, सिर्फ एक आया। मैं क्या करूँगा, केम फॉरवर्ड मेरी वर्ब है, कौन आया भाई आगे, मैन आया, मैन मेरा सब्जेक्ट है, और क्या करने आया, हेल्प करने आया। टू हेल्प यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है, हर नाम की ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ, पार्ट नंबर 0 से जो चल रहा है उसको मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब दूसरा सेंटेंस देखो, ओनली वन मैन या अ मैन विद मनी कैन अफोर्ड सच ए कार। सिर्फ एक आदमी पैसे वाला ही अफोर्ड कर सकता है ऐसी कार को, हर कोई नहीं खरीद सकता, पैसे वाला ही खरीद सकता है। क्या करूँगा भाई, कैन अफोर्ड हमारी वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ड से रिप्लाई करने वाला कार, मैन आपका सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, मनी इसका ऑब्जेक्ट है। अब देखो दोनों ही केस में ओनली आ रहा है और उसके बाद में ए और वन में से हमें चूज़ करना है एक चीज़ को। देखो ओनली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, अब देखेंगे दूसरी कंडीशन को। फर्स्ट सेंटेंस में क्वांटिटी पे इम्फोसिस हो रहा है, कितने आदमी आए, सिर्फ एक आया। 2 आए क्या, नहीं आए। 5 आए क्या, नहीं आए। एक ही आया और सिर्फ एक आया। अगर यहाँ पे क्वांटिटी इम्फोसिस हो रही है, ओनली भी लग गया है, अब मैं इस केस में अ को चूज़ नहीं करूँगा, मैं चूज़ करूँगा वन को। समझ गए, क्वांटिटी को इम्फोसिस होना ज़रूरी है, मात्रा के ऊपर जोर दिया जाना ज़रूरी है। दूसरे केस में देख लो, सिर्फ एक आदमी जो है पैसे वाला वही अफोर्ड कर सकता है कार को। अब मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक ही कर सकता है, 2 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते। हम यहाँ पे बता रहे हैं सिर्फ वही आदमी जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकता है इस कार को। 1, 2, 5, 10, 15 की बात नहीं हो रही। ओनली लगा हुआ है लेकिन क्वांटिटी पे इम्फोसिस नहीं है। अगर इम्फोसिस नहीं है तो इस केस में वन को चूज़ नहीं करूँगा, अ को चूज़ करूँगा। तो इसलिए रट्टे मत मार के आ जाना भाई, ओनली देखा और वन लगाया, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा पेपर आता भी नहीं आजकल। आपको तो सेंटेंस को दिमाग में ब्रेक करके मैथ्स वाला लॉजिक लगाना है, रीजनिंग वाला, और फिर बताना है क्या दोनों कंडीशंस फुलफिल हुई या नहीं हुई। लोड मत लो, एक सेंटेंस और करेंगे, फटाफट देख लो। जस्ट लगा हुआ है, जस्ट के बाद में वन या अ लगाना है, कोशिश करके बताओ क्या लगेगा। चलो ढीठ मत बनना, कोशिश ज़रूर करना है ना, सीखोगे तभी। विद इन जस्ट 1 या अ डे ऑफ ज्वाइनिंग शी रिजाइंड। महज एक दिन में ही ज्वाइन करने के उसने रिजाइन कर दिया। सेंटेंस को ब्रेक कर देते हैं भाई। विद इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है डे, ऑफ प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ज्वाइनिंग नाम का जीरेंट है ना, और शी सब्जेक्ट है और वर्ब है तुम्हारी रिजाइंड। अब दूसरा देख लो, लाइफ इज जस्ट 1 या अ जर्नी। ज़िंदगी सिर्फ एक सफ़र है, ठीक है। लाइफ आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपकी वर्ब है, जर्नी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जस्ट दोनों जगह एडवर्ब है। अगर मैं फॉर्मूला के हिसाब से चलूँ तो जस्ट के बाद में वन आना चाहिए, आपको पता है, लेकिन दोनों केस में वन नहीं आएगा। पहले केस में देखो, सिर्फ एक दिन में ज्वाइनिंग के उसने रिजाइन किया, 2 दिन में नहीं, 5 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 1 महीने में नहीं, 1 दिन में। क्वांटिटी पे इम्फोसिस है, जस्ट लगा हुआ है, आंखें बंद करो, वन को काट दो और वन को लगा दो और ए को काट दो। समझ गए ना, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो वन, अगर एक ही कंडीशन फुलफिल हुई तो अ। अब दूसरा केस देखो, लाइफ सिर्फ एक जर्नी है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हम एक ही जर्नी है, 2 जर्नी नहीं है, 3 जर्नी नहीं है, 5 जर्नी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी एक सफ़र है। 2 सफ़र, 5 सफ़र, 10 सफ़र, 20 सफ़र की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ज़िंदगी एक सफ़र है। क्वांटिटी पे इम्फोसिस नहीं है,
दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वन नहीं आएगा, अ आएगा। एक्सेप्शंस को साथ में करते जाना, ऐसे ही जो है ना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। चलो मेरे ख्याल समझ गए होगे, है ना। अब आ जाओ रूल नंबर 2 पे। अ और एन में से क्या लगाया जाए, ठीक है। अ और एन में से क्या लगाया जाए, अब हमें ये चूज़ करना है। वन तो ठीक है नहीं आएगा, जब नहीं आएगा तो ए और एन में से क्या चूज़ करना है। 2 सेंटेंस आपके सामने, द किड बोट ए या एन कैंडी, द किड बोट ए या एन आइसक्रीम। बच्चे ने एक कैंडी खरीदी या बच्चे ने एक आइसक्रीम खरीदी। पहले मैं आपको बताता हूँ जो फॉर्मूला आपने आज तक सुना है, एन तब लगता है जब आ रहा हो ए ई आई ओ यू जस्ट बाद वाले वर्ड में, और ए कब लगता है जब ये ना आ रहे हो, इनके अलावा कोई और जो आ रहा हो, है ना। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं, बाकी सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, है ना, स्वर और व्यंजन। ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती है। गलती क्या है, आपको ये फॉर्मूला जो है ना फॉलो नहीं करना, आपको आवाज़ को फॉलो करना है। अगर आवाज़ ए ई आई ओ ऊ की आ रही हो, यू की नहीं ऊ की, अगर ए ई आई ओ ऊ की आवाज़ आ रही हो तब तो एन लगेगा, अगर इनकी आवाज़ ना आ रही हो तो ए लगेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये। द किड बॉट ए या एन कैंडी, कैंडी क्या है, क्या मतलब कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ ऊ तो बोल नहीं रहे अपने, क्या बोल रहे हैं, क्या। अगर क्या है ना तो एन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ए। और यहाँ देखो, द किड बॉट ए या एन आइसक्रीम, लड़के ने खरीदा एक आइसक्रीम को, आई आ ए आ गया ना। अगर ऐसा है तो यहाँ पे ए नहीं एन आएगा, समझ रहे हो ना। अब इसको थोड़ा एडवांस लेते हैं, अपने आवाज़ को ही आगे बढ़ाएंगे। वी स्टार्टेड ए या एन फायर टू कुक फूड, हमने शुरू कर दिया एक आग को फूड को कुक करने के लिए, खाने को पकाने के लिए। और वी लॉज्ड ए या एन एफ आई आर अगेंस्ट द थीव्स, हमने लॉज किया एक फायर एफ आई आर को थीव्स जो है थीव्स के खिलाफ, चोरों के खिलाफ। दोनों ही जगह एफ आ रहा है ए या एन के बाद में, यहाँ भी एफ है यहाँ भी एफ है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे तो लगेगा अ फायर और यहाँ पे लगेगा एन एफ आई आर। समझना क्यों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आवाज़ से जाना, सिर्फ लेटर्स को देख करके मत लगाया ना। फायर में क्या बोलते हैं अपने, फा, ए ई आई ओ यू में फ़ा नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो हमने अ लगा दिया, है ना, एन नहीं लगाया। लेकिन एफ आई आर में क्या बोलते हैं हम, एफ, ए, पहले क्या आ रहा है एफ ए आ रहा ना ए। अगर इसकी आवाज़ में पहले एफ आ रहा है अ आ रहा है तो आप लगाएंगे एन को। तो आवाज़ पे जाना है, लेटर को देख करके ए या एन को चूज़ मत कर लेना। और दिखाता हूँ एक जो आपको छोटा सा जो एग्जांपल, द एम्प्लॉयज़ फॉर्म्ड ए या एन यूनियन, एम्प्लॉयज़ ने एक यूनियन को फॉर्म किया, एक जो है अपना ग्रुप बनाया। और शी हैज़ ए या एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, उसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्सेप्ट की। दोनों में ए या एन के बाद में आ रहा है यू, पर यूनियन को बोला जाता है यू, ए ई आई ओ ऊ है यहाँ पे, यू नहीं है, ए ई आई ओ ऊ में तो यू नहीं आ रहा, समझ गए ना। यूनियन है यू, ऊ नहीं है यू। अगर यू है तो ये एन वाला यूनियन नहीं है, ये ए वाला यूनियन है। आप फटाफट अंडरस्टैंडिंग आ गए तो एन लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे ए, समझ गए ना। अंडरस्टैंडिंग में अ आ गया ना, अंडरस्टैंडिंग अ आ गया तो एन, और यहाँ पे यूनियन में य आ रहा है तो आप जो लगाएंगे ए को। अब एक काम करेंगे, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आई इन ऐसे वर्ड्स की तो मैं लिस्ट ही बना देता हूँ जो इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स हैं, है ना। पहले तो वो वाले सारे वर्ड्स जो वॉल से शुरू होते हैं लेकिन अपने पहले अ लेंगे क्योंकि इनकी आवाज़ होती है उल्टी। यूनियन, यूटेंसिल, यूट्रस, यूनिक, यूटोपिया, यूजफुल, यूनिफॉर्म, ये सारे वर्ड्स हैं। देखो य आ रहा है, यूरोपियन में भी य आ रहा है, यूलॉजी में भी य आ रहा है, यू में भी य आ रहा है। इसका मतलब होता है एक भेड़ी, मतलब भेड़े की भेड़ी, समझ गए ना। यूलॉजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा। यूटोपिया का मतलब होता है राम का राज्य है ना, एकदम जो है स्वर्ग लोक होता है ना, उसको बोलते हैं यूटोपिया, सब खुश हैं। यूटेंसिल मतलब बर्तन। यूनिकॉर्न एक जानवर होता है जो घोड़े जैसा होता है लेकिन हवा में भी उड़ता है ना, एक इमेजिनरी जानवर है, समझ रहे हो ना। ये सारे वर्ड जो हैं य की साउंड दे रहे हैं, इनके पहले तो लगा है वॉल लेकिन अपने पहले कभी भी एन नहीं लेंगे। अब इसका उल्टा कौन सा, वो सारे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं लेकिन आवाज़ आती है उनके पहले किसकी, वॉल की। ऑनेस्ट, इसमें हम एच को ड्रॉप कर देते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। आर, हावर नहीं आर, हावरली। ऑनर, ऑनरेबल। एयर, एयर का मतलब होता है आपका वारिस। एयरलेस मतलब जिसका कोई वारिस ना हो। एयरलूम मतलब आपकी पैतृक संपत्ति। LGBT आप जानते हैं, LG ए। SBI में SBI। RBI में RBI। MA में ए, समझ गए ना। MBA, SD कार्ड, ये सब चीज़ें क्या हैं, देखो ये शुरू के अंदर सबके लगा हुआ है कॉन्सोनेंट, लेकिन जैसे इनको आप बोलोगे ना आवाज़ आएगी किसी वॉल की, तो इनसे पहले हमेशा और हमेशा एन लगाना है, कभी भी ए लगा के नहीं आना। इसके अलावा आपको किसी भी किताब में, उल्टी सीधी किताब जो है न्यूज़पेपर में, ये तीनों वर्ड से पहले भी एन लगा हुआ मिल सकता है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में होटल को होटल बोलते हैं,
हिस्टोरिकल को हिस्टोरिकल बोलते हैं और हेरेटिकल को हेरेटिकल बोलते हैं, है ना। तो ये जो है ना ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्पोकन इंग्लिश में होता है, इनफॉर्मल के अंदर होटल से पहले ए लगाना अगर आप पेपर देने जा रहे हो, समझ गए ना। होटल बोला जाता है किसी किसी कंट्री के अंदर, खास करके इंग्लैंड के गाँवों में, तो वो गाँवों वाली इंग्लिश अपने को यहाँ नहीं चलानी है। आप होटल के आगे हमेशा ए लगाएं, एन ना लगाएं। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 हो गया अपना। थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के। ज़रूर से बिना ढीठ बने वीडियो को ऑडियो को यहाँ पे पॉज करना और प्रैक्टिस करते जाना साथ साथ मेरे। चलो, शी वॉज सेलेक्टेड फॉर द जॉब एज शी हैज़ वन अ या एन MBA डिग्री। वो जॉब के लिए सिलेक्ट हुई थी क्योंकि उसके पास एक MBA डिग्री है। अब देखो MBA डिग्री है, हैज़ के बाद में MBA डिग्री के पहले ओनली, जस्ट, एग्जैक्टली ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा, तो इस केस में वन तो नहीं लगेगा, समझ गए ना। वन तो नहीं लगेगा, या तो लगेगा ए या लगेगा एन। MBA में देख कर के एम को आपको लगेगा ए लगाना है, लेकिन ए नहीं आएगा, आप लगाएंगे एन। MBA है ना, ए की आवाज़ आ रही है, ए की। वॉकिंग ऑन द रोड आई फाउंड वन ए या एन 100 रुपी नोट। सड़क पे घूमते हुए मैंने 100 रुपये का नोट पाया। वन शुरू हो रहा है ओ से, किससे शुरू हो रहा है, एक वॉल से। अगर वॉल से शुरू हो रहा है उसके बावजूद आवाज़ दे रहा है कॉन्सोनेंट की, वन, व वन, है ना। तो वन तो यहाँ आएगा नहीं, एन भी नहीं आएगा, अब यूज़ करेंगे ए को, अ 100 रुपी नोट। वी वेस्टेड एग्जैक्टली वन एन या अ आर ऑन वॉचिंग अ बोरिंग मूवी। हमने एग्जैक्टली 1 घंटा जो है वेस्ट किया एक बोरिंग मूवी को वॉच करने के। अब ध्यान से देख लेना, वो एग्जैक्टली लग गया। एग्जैक्टली के बाद में घंटे पे एम्फोसाइज भी हो रहा है, क्वांटिटी पे एम्फोसाइज हो रहा है, सीधे सीधे आप चूज़ करेंगे वन को, ए एन का कोई काम नहीं है। शी बोरोड माई बाइक एंड प्रोमिस टू रिटर्न इट इन वन या एन या अ आर। उसने मेरी बाइक को बोरो किया और प्रॉमिस किया कि 1 घंटे में वापस देगी। एडवर्ब आ रही है कोई, नहीं आ रही, तो वन तो नहीं आएगा। आर के पहले एच साइलेंट होता है, आप बोलते हैं आर, तो आप यहाँ लगाएंगे एन को, ए को भी नहीं लगाएंगे। हो गई प्रैक्टिस। बड़े रूल नंबर 3 पे चलो आ जाओ। अब ये वाला रूल जो है ना सबसे कंफ्यूजिंग लगता है लड़कों को मेरे हिसाब से, है ना। ध्यान से समझना। द कंपनी हायर्ड ए या एन कैंडिडेट फॉर द जॉब। द कंपनी हायर्ड ए या एन ऑनेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, है ना। मुझे ढूंढ करके बताओ तुम, ए या एन कैंडिडेट के लिए तो आए ही है, पर आप चूज़ क्या करने वाले हो दोनों सेंटेंस में। चलो, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से समझना। हायर आपकी वर्ब है, हायर वर्ब है। किसको हायर किया, कैंडिडेट को। हायर करने का मतलब होता है नौकरी पे रखना, और किसने किया, कंपनी ने। कंपनी हो गया आपका सब्जेक्ट, फॉर प्रेपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट हो गया जॉब। यहाँ भी हायर वर्ब है, कैंडिडेट को इसने चूज़ किया, कंपनी आपका सब्जेक्ट है। अब देखो दोनों ही केस में ए या एन जो आया कैंडिडेट के लिए, है ना। यहाँ पे वो ऑनेस्ट है, यहाँ पे ईमानदार है, यहाँ पे सिर्फ वो कैंडिडेट है। अब देखो ए या एन अगर आता है किसी नाउन के लिए, किसी नाउन के लिए, तो उसकी फॉर्म भी नाउन के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन ध्यान देना, पहले वाले केस में कैंडिडेट के हिसाब से हम लगाएंगे अ को, लेकिन दूसरे वाले केस में ऑनेस्ट के हिसाब से हम लगाएंगे एन को। अब यहाँ आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर ए या एन अगर नाउन के हिसाब से आता है तो एडजेक्टिव के हिसाब से फॉर्म कैसे चेंज हो गई इसकी। ऑनेस्ट के हिसाब से इसको हमने एन बना दिया, लेकिन आया ये था कैंडिडेट के लिए, एक कैंडिडेट, तो इसके हिसाब से इसकी फॉर्म कैसे चेंज हो गई, कैसे चेंज हुई, ये ऐसे चेंज हुई। याद रखना, ए या एन नाउन्स के लिए तो आते हैं, लेकिन फॉर्म लेते हैं अपने बाद में आने वाले वर्ड के हिसाब से। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, समझे मेरी बात को। क्वांटिटी नाउन की बताएंगे, लेकिन ए या एन में से क्या चूज़ करना है, ये इसके इमीडिएटली बाद जो वर्ड रखा है ना एडजेक्टिव एडवर्ब, उसके हिसाब से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे कैंडिडेट के हिसाब से नहीं, ऑनेस्ट के हिसाब से हमें एन लगाना है, एच को साइलेंट करके, समझ गए। अब इसको देख लो, एप्पल INC हैज़ लॉन्च्ड ए या एन यूनिकली डिज़ाइंड SD कार्ड। एप्पल कंपनी ने लॉन्च कर दिया है एक नए तरह के डिज़ाइन का SD कार्ड। हैज़ लॉन्च आपकी वर्ब है, SD कार्ड है ना, क्या लॉन्च किया, SD कार्ड को, तो लॉन्च किया जो वो आपका हो गया वर्ब का ऑब्जेक्ट। किसने किया भाई, एप्पल ने किया, एप्पल हो गया आपका सब्जेक्ट। अब यह ए या एन में से आपको चूज़ करना है। अगर SD कार्ड को देखूँ तो आवाज़ आ रही है ए की, आप चूज़ करेंगे एन को, लेकिन इस केस में आएगा ए। क्यों आएगा, आपने यहाँ पे देखी एडवर्ब यूनिकली, उसके बाद एक एडजेक्टिव देखा डिज़ाइंड। अब देखो ये ए या एन आया तो इसके लिए, लेकिन फॉर्म किसकी लेगा, जो इसके बाद में आ रहा है। बाद में कौन आ रहा है, ये वाली एडवर्ब आ रही है। एडवर्ब बोलिए यूनिक, य के लिए आता है ए, तो हम लगा रहे हैं यहाँ पे ए, समझ गए ना। तो एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कुछ भी हो, आप हमेशा ए और एन को नाउन के लिए लगाते हो, लेकिन फॉर्म लेगा वो जो वर्ड उसके बाद में आ रहा है उसके हिसाब से। ये था आपका रूल नंबर 3। आ जाओ रूल नंबर 4 पे। सब चीज़ के पीछे का लॉजिक है, लॉजिक समझते जाओ। ये 4 नंबर रूल सबसे इंपॉर्टेंट रूल में से एक रूल है। अब देखो इस सेंटेंस को, आई आस्क्ड फॉर वन ए या एन ब्लैंक पेपर फ्रॉम द क्लर्क बट ही रिफ्यूज्ड।
मैंने क्लर्क से एक ब्लैंक पेपर मांगा लेकिन उसने मना कर दिया, उसने बोल दिया भाई नहीं दूंगा। समझ गए? अब क्या चूज़ करें? देखो यहाँ पे एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, अबाउट, है ना, मेयरली, जस्ट, ओनली, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे वन तो मैं नहीं लगाऊंगा। पेपर मैंने मांगा एक, उससे वन तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ऐसा कोई एडवर्ब नहीं आ रहा। अब ए और एन में से मैं चूज़ करूँगा एक को, और मैं बी के हिसाब से, ब्लैंक के हिसाब से एन को भी चूज़ नहीं करूँगा, मैं ए को करूँगा। लेकिन करेक्ट आंसर है इनमें से तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा। समझो क्यों? कुछ ऐसे मटेरियल नाउन्स हैं जो देख करके आपको लगते हैं सिंगुलर होंगे, वो सिंगुलर हो भी जाएंगे, लेकिन उनको सिंगुलर करने के लिए आपको बीच में लगाना पड़ेगा पीस। एडवाइस, पेपर, ब्रेड, इक्विपमेंट, मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है। अगर आप इनको 1 2 3 4 5 से गिनने जाओ तो गिन नहीं पाओगे। ब्रेड को आप बोलो कोई गिनेगा, ब्रेड को आप नहीं गिन सकते। आप ब्रेड के स्लाइस को गिन सकते हो, पेपर के आप जो है पीसीस को गिन सकते हो, सलाह को नहीं गिन सकते। कितने स्पीसीज ऑफ सलाह जो आपको मिले हैं वो आप गिन सकते हो। इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन गिन नहीं सकते, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आप गिन सकते हो। समझ गए ना? ये खास नाउन्स हैं जो कभी भी 1 2 3 4 5 ऐसा नंबर नहीं लेते हैं, और अगर नंबर देना है तो बीच में लगा दो पीसीज ऑफ। ठीक है? अब देखो मैंने ब्लैंक पेपर मांगा है ना, एक मांगा है, तो मैं बोलूँगा आई आस्क्ड फॉर अ पीस या शीट या लीफ ऑफ ब्लैंक पेपर। तो पेपर के लिए पीस भी आता है, पेपर की शीट भी होती है, पेपर की लीफ भी होती है। लीफ मतलब जोड़ा जिसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है ना? तो अब जो बोलना चाहो बोल दो, लेकिन सीधे सीधे ब्लैंक पेपर के आगे अ मत लगाया ना, एन मत लगाया ना। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, इस सेंटेंस को देख लो। द पुअर चाइल्ड हैड जस्ट 1 ए या एन ब्रेड इन द लंच दैट डे। गरीब बच्चे ने सिर्फ लंच में एक ब्रेड खाई थी, एक ब्रेड का टुकड़ा खाया था, ब्रेड नहीं खाई थी। ब्रेड को गिन नहीं सकते हैं, एक कभी ब्रेड हो नहीं सकती है, तीनों ही गलत हैं। ब्रेड के पहले लगेगा अ पीस, स्लाइस या लोफ ऑफ ब्रेड। समझ गए ना? ब्रेड के टुकड़े को आप तीनों चीज़ें बोलते हैं। तो अगर आपको कुछ याद नहीं आए तो पीस लिखे ना, स्लाइस, लोफ, अगर ऐसा याद ना आए तो आप पीस लिखोगे तो चलेगा। समझ गए? ये नाउन्स नोट कर लेना, 6-7 ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। 5वां है आपका भाई, कुछ स्पेशल नाउन्स है हमारे पास। किस टाइप के? 2 सेंटेंस देख लो। द पेशेंट हैड 1 ए या एन हेडेक एंड द पेशेंट हैड 1 ए या एन कोल्ड। पेशेंट को एक सरदर्द था और पेशेंट को जो है थोड़ा सा जो है जुकाम था। हेडेक था तो हेडेक 1 2 3 तो होते नहीं हैं, जुकाम भी हैं 1 2 3 तो होते नहीं हैं, है ना? आपके हिसाब से तो यहाँ पे गिनने की कोई बात ही नहीं है। सीधे सीधे आप तीनों ही जो है नहीं लगाओगे, आप सीधे लिखोगे पेशेंट हैड हेडेक। लेकिन ये स्पेशल नाउन्स है भाई। कैसे? इनको इंग्लिश स्पीकर ने बोलने के हिसाब से हमेशा ए या एन लगा करके यूज़ करना सीखा है। इंग्लिश स्पीकर हमेशा हेडेक को, कोल्ड को, नॉइस को, फॉर्चून को, इंप्रेशन को, पेन को, है ना, कफ को, शैम्बल्स को, ये सारे नाउन्स है ना, इनसे पहले अ या एन को लगाते हैं जो आवाज़ आ रही हो उसके हिसाब से। तो सर दर्द है ना, उसके आगे अ लगता है। अगर पेन कोई स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में है, जनरल पेन नहीं, जैसे हाथ में दर्द है, पाम में दर्द है, तो अ पेन। जुखाम के आगे भी अ कोल्ड, कभी भी कोल्ड को सीधे ना लिख के आए बिना जुखाम के। खांसी के आगे भी अ कफ। फॉर्चून के मतलब नसीब, अ फॉर्चून। मिस्टेक मतलब गलती, अ मिस्टेक। नॉइज़ मतलब शोर, अ शो जो है नॉइस। बाद वाले लास्ट वाले देख लेना। शैम्बल्स का मतलब होता है हफरा तफरी। कोई चीज़ बिल्कुल डिसऑर्डर में हो, बिल्कुल परेशानी में हो, अफरा तफरी में हो, तब शैम्बल्स दिखते हैं। शैम्बल्स से पहले हमेशा अ आएगा। सुन लेना, शैम्बल्स से पहले हमेशा अ आएगा। स्पीसीज़ मतलब नस्ल। अगर एक स्पीसीज़ है, एक नस्ल है, तब उससे पहले अ लगाएं। एक से ज़्यादा है तो ना लगाएं। सीरीज़ का भी यही किस्सा होता है, एक सीरीज़ है तो लगाएं, 10 सीरीज़ है तो ना लगाएं। मीन्स के 2 मीनिंग होते हैं। पहला होता है रास्ता। चलो ये मीन्स वाला मैं आपको आगे करवाता हूँ, ठीक है? अब सेंटेंसेस देखते जाओ मेरे साथ, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे इस वाले रूल की। द इकॉनमी इज़ इन 1 ए या एन शैम्बल्स आफ्टर द पैंडमिक। अर्थव्यवस्था जो है अफरा तफरी में है, बिल्कुल जो है खड्डे में है पैंडमिक के बाद। शैम्बल्स का मतलब यही होता है पेंडेमोनियम, है ना? आपको पता है शैम्बल से पहले हमेशा और हमेशा क्या लगेगा? अ लगेगा। तो मैं लिखूंगा इकॉनमी इज़ इन अ शैम्बल्स आफ्टर द पैंडमिक। अब आ जाओ ये मीन्स वाला देखो। द न्यू लॉ इज़ 1 ए या एन मीन्स टू रिवाइविंग द बैंकिंग सेक्टर। नया जो लॉ है वो एक तरीका है रिवाइव करने का, जान फूंकने का बैंकिंग सेक्टर में। देखो मीन्स का मतलब अगर रास्ता हो, मीन्स का मतलब अगर वे हो, तरीका हो, उस केस में आप मीन्स को कैसे यूज़ करेंगे? अ लगा के। तो न्यू लॉ इज़ अ मीन्स टू रिवाइविंग द बैंकिंग सेक्टर। लेकिन मीन्स का एक और मीनिंग भी होता है, आपके संसाधन, आपका पैसा, आपके जो है संपत्ति। मैनी पुअर पीपल डू नॉट हैव 1 ए या एन मीन्स टू पे फॉर मेडिकल फैसिलिटीज़ इन प्राइवेट हॉस्पिटल। बहुत सारे गरीब लोगों के पास
संसाधन नहीं है, मीन्स नहीं है, पैसा नहीं है पे करने के लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे तरीके की बात नहीं हो रही, पे करने के लिए रिसोर्सेज की बात हो रही है। अब ये मीन्स सिंगुलर मीन्स नहीं है, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आप इसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। तो एक आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ मैं, ये वर्ड थोड़े से ट्रिकी हैं लास्ट वाले, है ना, तीनों के तीनों देख लेना। पेन को तभी आप लगाएं जब किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में हो, अगर इन जनरल पेन है तो उसके पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आ जाओ रूल नंबर 6, ये बहुत अच्छा रूल है। आपको कभी भी काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ मिल जाए, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ मिल जाए, उसके बाद में कभी भी ए या एन को ना लगाया जाए। व्हाट काइंड ऑफ वन ए या एन कंप्यूटर डू यू वांट, आस्क्ड द शॉपकीपर। किस प्रकार का कंप्यूटर तुम्हें चाहिए, शॉपकीपर ने पूछा, दुकानदार ने पूछा। व्हाट काइंड ऑफ, देखो काइंड ऑफ आ गया, इसके बाद में कभी भी फॉर्मल इंग्लिश में ए या एन नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, ना तो वन आएगा, ना ए आएगा, ना एन आएगा। एक कॉमन सी एरर है अ काइंड ऑफ के बाद में ऑल अ लगाने वाली, व्हाट काइंड ऑफ अ कंप्यूटर डू यू वांट, ये एरर आप मत करना, कभी भी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ के बाद में अ को ना लगाया जाए। आई ऑलवेज वांटेड अ कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ लाइफ फॉर माई पेरेंट्स, मैं हमेशा चाहता था मेरे माँ बाप के लिए कंफर्टेबल सॉर्ट ऑफ जो है ज़िंदगी, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, इसके बाद में कुछ लगाना नहीं है, तो यहाँ भी मैं तीनों को काट के आऊँगा। लास्ट वाला देख लेना, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी आपको काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ के बाद में अ देखने को मिलेगा, लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में नेगेटिव सेंस के अंदर। वर्ड सॉर्ट ऑफ अ प्रपोजल इज दिस, इसमें आप क्या बोल रहे हो, ऐसा घटिया प्रपोजल कहाँ से लाए हो, समझ रहे हो मेरी बात को। ये कोई जेन्युइन क्वेश्चन नहीं है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदोगे या किस तरह की ज़िंदगी मेरे माँ बाप के लिए मैं चाहता हूँ। यहाँ पे किसी को जो है ना बहुत जो है लताड़ रहे हो, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, आप बोल रहे हो ऐसा घटिया प्रपोजल कहाँ से लाए हो। इनफॉर्मल इंग्लिश में नेगेटिव सेंस के अंदर अ को यूज़ किया जाता है, एन को यूज़ किया जाता है सॉर्ट ऑफ या काइंड ऑफ के बाद। इसके आने के चांसेस बहुत कम है इनफॉर्मल नेगेटिव सेंस में, लेकिन दिमाग में बिठा के रखना, कब तुम्हारा एग्जामिनर जो है इस तरह के क्वेश्चन भी तुमसे पूछने लगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, सातवां है और लास्ट अपना, स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेसेस इज़ ए वन या एन ऑफेंस। स्मोक करना पब्लिक प्लेसेस में एक ऑफेंस होता है, ऑफेंस का मतलब है क्राइम होता है ना। अब देखो ए एन या अ में से मुझे चूज़ करना है एक को, यहाँ पे ओनली एग्जैक्टली तो कुछ आ नहीं रहा, तो वन तो आएगा नहीं, है ना। ए और एन में से ऑफेंस, ओ की आवाज़ आ रही है तो मैं अ को भी चूज़ नहीं करूँगा और एन को करूँगा। अब लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, द टीचर टुक अ वन या एन ऑफेंस एट द रिमार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। टीचर ने टुक ऑफेंस किया, टेक ऑफेंस एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है बुरा मान जाना। टीचर बुरा मान गया रिमार्क्स पे, और किसके, स्टूडेंट्स के। तो स्टूडेंट ने जो बोला टीचर को बुरा लग गया। ऑफेंस से पहले आपने ऊपर लगाया था एन, यहाँ भी आप क्या करोगे, एन लगाओगे, लेकिन ध्यान देना एन यहाँ पे नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हो गया, ऐसे कुछ फ्रेज हैं हमारे पास इंग्लिश में जिनके पहले वैसे तो ए एन आना था या द आना था, लेकिन जब वो पूरा फ्रेज बनाए गए तब उसमें से आर्टिकल को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे फायर है, आग, अब फायर से पहले अ फायर लगा दो, द फायर लगा दो, लेकिन कैच फायर जब फ्रेज बन गया ना, इसका मतलब है आग लगना, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आ सकता फायर से पहले। टेक ब्रेथ, ब्रेथ से पहले, सांस से पहले हमेशा आर्टिकल आता है ना। आई इनहेल्ड अ ब्रेथ, मैंने एक सांस ली, लेकिन टेक ब्रेथ नाम का जब फ्रेज बन जाए तब ब्रेथ से पहले कुछ नहीं आएगा। ये सब हैं एक्सेप्शंस। बैटल मतलब लड़ाई, तो टू गिव बैटल अगर ऐसा फ्रेज बन जाए, गिव बैटल का मतलब है सामना करना, इस फ्रेज में कभी बैटल के आगे कुछ नहीं आएगा। सेंड अ वर्ड, किसी को संदेशा भेजना, ब्रिंग वर्ड, गिव ईयर, गिव ईयर मतलब किसी की बात सुनना, ले सीज कहीं पे घिराव करना, घेराबंदी करना, लूज हार्ट अपनी होप को खो देना, सेट फुट, लीव होम, टेक ऑफेंस आ गया। इन डेट मतलब कर्जे में, डेट से पहले वैसे तो लगाओगे, लेकिन अगर इन डेट लगा रहे हो ना तब उसमें डेट से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और बाय प्लस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बाय कार, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, जब भी बाय प्लस में कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो बीच में ए या एन को ना लगाया जाए। तो ये आपका सर्टेन फ्रेजेस विद नो आर्टिकल, इस तरह के सारे आई थिंक समझ गए होंगे। देखो मेरे भाई, कंटेंट है अपने पास, आपको पता है किस लेवल का कंटेंट है अपने पास। अब इसमें कुछ रह नहीं गया, और मैंने आपको जो पढ़ाया है ना ये टीचर्स को पढ़ाया जाता है, तो आपका एसएससी बैंक का तो सिलेबस इसमें बहुत पहले ही पूरा हो जाएगा, है ना। अब दिक्कत एक ही है कि इस कंटेंट को आप कंज्यूम कर सकते हो, दिमाग से समझ सकते हो पूरे फोकस के साथ या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, वीडियोज़ की लेंथ को 30 मिनट ही रख रहा हूँ, 40 मिनट। अब बच गया आपका द, ए एन हो गया ना, अब द की बारी है, तो द मैं करवा देता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। ए आर एन को आपने समझ लिया, द को नेक्स्ट पार्ट में ले लेते हैं, आधा घंटा उस पर भी अपने को देना पड़ेगा। तकरीबन 7 रूल्स हैं मेरे पास द के। अब आपका एक क्विज़ है 10 एरर्स हैं इसमें, 10 की 10 एरर्स मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ।
आप पहले ढूंढने की कोशिश कर लेना, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर कर लेना मैच, और ज़रूर से कमेंट्स में बताना मुझे कितने मार्क्स मिले आपको आउट ऑफ 10। ठीक है, दिखा दूँ आंसर? चलो, ये आपका आंसर है। थोड़ा बहुत मैंने हिंट भी डाल दिया है, जहाँ पे किसी को कन्फ्यूजन हो तो मैंने रूल नंबर भी लिख दिया है ना। तो मैच कर लेना भाई, और बता देना कमेंट्स में, और अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, है ना। चलिए, मुलाकात लूँगा। अंटिल देन, साइनिंग आउट।